एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करने के बाद उसे मोनेटाइज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? क्या आप इंस्टाग्राम के थ्रू मंथली कितना अर्न करते हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है विकास रॉय। तो विकास भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू भाई, थैंक यू बुलाने के लिए। तो विकास भाई, अपने बारे में थोड़ा मेरे ऑडियंस को थोड़ा आपके बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो है एवरीवन, दिस इज काशो एंड मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। एंड मेनली जो मैं इस फील्ड के अंदर जो काम करता हूँ वो कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2017 के एंड से। एंड इससे पहले जो मैं इस काम करता वो था वेब डेवलपिंग का, जो मैंने स्टार्ट किया था 2013 के अंदर। वहाँ से मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। सो बेसिकली करंटली वेब डेवलपमेंट से मैं अब जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंस्टाग्राम ग्रोथ हो गया, अदर फेसबुक ग्रोथ हो गया, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर करंटली इस टाइम पे मैं जो है काम कर रहा हूँ। ओके विकास भाई। तो विकास भाई, आपने आपकी ये जर्नी कब स्टार्ट की थी इस फील्ड में? मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, अब अभी देखो जर्नी के अंदर दो पार्ट्स हैं बेसिकली। उसमें क्या है कि मैंने 2013 में वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स बनाई। जैसे कि आप कह सकते हो मेरी जो फर्स्ट वेबसाइट थी वो थी हैश डैश। वहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि हम लोगों को बाय प्रोफेशन कनेक्ट करते थे एंड इतना अच्छा वो चले नहीं। उसके बाद मैंने और बहुत सारी वेबसाइट डेवलप करी, चाहे वो ऑन राइट हो, उसके अलावा मैंने ग्रिटविल डेवलप किया। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ आई कि यार मैं वेबसाइट तो बना लेता हूँ बट मेनली मैं ऑडियंस के पास उस वेबसाइट को पहुंचा नहीं पाता हूं। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया एंड जो मार्केटिंग जो टैक्टिक्स है उनको समझने किस तरीके से मैं वेबसाइट को और ज़्यादा मार्केट कर सकता हूँ ताकि ऑडियंस तक पहुँचे। तो 17 के एंड में मैंने जो है डिजिटल मार्केटिंग को समझना स्टार्ट किया कि किस तरीके से बेसिकली ये सारी चीज़ें काम करती है। एंड देन उसके बाद में इस चीज़ के अंदर और आगे समझता गया। एंड जो जर्नी रही सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मैंने जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था वो था लिंक्डइन के ऊपर मैं कंटेंट वगैरह शेयर करता था, क्राउजल्स वगैरह शेयर करता था। उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि लिंक्डइन के ऊपर बहुत मिनिमम ऐसे क्रिएटर्स थे जो क्राउजल्स शेयर करते थे, बट मैं शेयर करता था एंड काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स था लिंक्डइन के ऊपर। फिर मुझे लिंक्डइन से पता चला कि लिंक्डइन ठीक है अपने जगह पे, बाई अगर आप एज अ प्रोफेशनल क्रिएटर वहाँ पे काम करो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। बट फिर मैंने देखा कि जो इंस्टाग्राम है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर मुझे और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना है। एंड जहाँ पे बेसिकली कि आप सिर्फ मार्केट को देख के या फिर सिर्फ क्लाइंट्स के लिए नहीं, बट अगर आप एक ऑडियंस चाहते हो, अच्छी ऑडियंस चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे आके वहाँ पे अपने कंटेंट वगैरह जो है शेयर करना स्टार्ट कर सकते हो एंड देन वहाँ से आपको ऑडियंस मिल सकती है। तो मैंने अपने कैरोजल्स को लिया एंड देन उसको मैंने इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। देन इस तरीके से मैंने कंप्लीट अपना जो सोशल मीडिया का जो था वो स्टार्ट किया था एंड सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट डालना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली ये पूरा टाइमलाइन था जो मैंने स्टार्ट किया एंड अभी वो काम चल रहा है। एंड अभी भी मैं रेगुलर बेसिस पे कंटेंट वगैरह शेयर करता हूँ, लोग ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो ये एक जो पूरा टाइम था इसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को समझा एंड सीखा। ओके विकास, आपने सबसे पहले जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब आपने क्या वेबसाइट से स्टार्ट किया था? हाँ, मैंने फर्स्ट वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्ट किया था बिकॉज मैंने स्कूल के अंदर सीखा था कि किस तरीके से HTML का यूज़ करके नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो मैंने HTML सीखा, फिर उसके बाद मैंने PHP को देखा था क्योंकि बैकएंड पार्ट मुझे सीखना था। तो मैंने बैकएंड के लिए PHP को लिया, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करता था। तो बेसिक उस टाइम पे उस तरीके से वेबसाइट बन सकती थी एंड काफ़ी अच्छा लगता था मुझे बेसिकली वेबसाइट को डेवलप करना। मैंने अपने खुद के लिए इतनी वेबसाइट बनाई, क्लाइंट्स के लिए मैं इतनी वेबसाइट नहीं बनाता था उस टाइम पे बिकॉज मेरा ये था कि यार मैं खुद एक अपने स्टार्टअप करूँगा एंड अपनी वेबसाइट बना के ऑडियंस को वहाँ पे लाऊंगा एंड ऑडियंस उस वेबसाइट का यूज़ करेगी बेसिकली। तो ये माइंड में था एंड इसकी वजह से मैं वेब डेवलपमेंट में गया था बेसिकली। ओके, अभी आप खुद के लिए काम करते हो या फिर क्लाइंट के लिए भी काम करते हो? अभी मेनली जो ये कह सकता हूँ मैं दोनों के लिए काम करता हूँ। जैसे खुद के लिए मैं अभी मेरी वेबसाइट देखोगे लिंक्डइन, जिस पे मंथली 1.5 लाख से ज़्यादा विजिट्स हैं, लोग उस पर आते हैं अपने लिंक्स को जो है। आप देखो लिंक्डइन का बेसिकली काम ये है कि वो आपके जो यूट्यूब के जो लिंक्स हैं अगर आप वो इंस्टाग्राम के बायो में ऐड करते हो तो डायरेक्टली यूट्यूब के ऐप में नहीं खुलता। एंड ये अगर नहीं होता है तो ऑडियंस जो है वो मतलब सब्सक्राइब करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, वीडियो को लाइक करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने लिंक्डइन बनाया ताकि आप डायरेक्टली जो है एक सिंगल अपनी लिंक को लिंक्डइन पे डालो तो आपको एक लिंक दे देगी जो डायरेक्टली जो है आप ओपन कर सकते हो यूट्यूब के ऐप में। ऑडियंस के लिए भी सब्सक्राइब एंड एंगेज करना ईजी हो जाता है। सो बेसिकली वो करता हूँ। उसके अलावा क्लाइंट्स के लिए मैं
जो है मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंटेंट क्रिएशन का जो वर्क होता है वो बेसिकली हम लेते हैं। एंड वेब डेवलपमेंट भी करते हैं क्लाइंट्स के लिए, लेकिन मेनली हम कस्टम कोडेड पे काम करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली कस्टम कोडेड पे ही काम करता था। तो मेरी अभी भी प्रेफरेंस वही रहती है कि मैं कस्टम कोडेड पे ही काम करूँ। वर्डप्रेस वगैरह पे जो ऑलरेडी CMS बने हुए हैं उन पे काम ना करके हम कस्टम कोडेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे हम दोनों तरीके के काम करते हैं। अब मैं खुद के लिए अपने कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट शूट करता हूँ, वो करता हूँ। एंड सेकंड जो है टीम जो है वो बेसिकली ओवरऑल क्लाइंट्स को मैनेज करती है। ओके, तो क्या आप बता सकते हो कि ये लिंक्डइन, ये जो आपकी वेबसाइट है, इसका मोनेटाइजेशन किस तरह का है आपके लिए? इस टाइम पे अभी मेरे लिए इस टाइम पे इसका कोई मोनेटाइजेशन, मैंने बेसिकली ये टूल बीटा वर्जन में बनाया था, ताकि क्योंकि सी मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब, ठीक है। एंड अगर आप जानते हो अभिषेक को, जो डिज़ाइन सबवे है, हाँ, उन्होंने स्टार्ट यूट्यूब स्टार्ट किया। तो हम दोनों को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हम लिंक, हमारे पास जो ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे क्या होता है कि वो ऑडियंस को हम अगर यूट्यूब पे भेजना चाहते हैं तो हमें लिंक शेयर करना पड़ेगा अपने बायो के अंदर, अपने स्टोरीज़ के अंदर। तो वो बेसिकली क्या होता था कि वो प्रॉब्लम थी। तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार अगर ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है तो औरों को भी आ रही होगी। तो मैंने एक ऐसे अपने एक बीटा वर्जन टूल बनाया। बेसिकली मैं खुद ही यूज़ करना चाहता था उस टूल को, तो मैंने उसको बनाया एंड देन मैंने फिर उसको पब्लिक कर दिया। अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज़ कर सकता है, ना उस पर कोई ऐड आती है ना कुछ भी आता है। बेसिक सा फ्री और बिल्कुल एक पेज की वेबसाइट है, एक पेज का टूल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई दूसरे पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मतलब अगर आप दूसरे जो डीप लिंकिंग वेबसाइट्स होती है वो आपसे चार्ज करते हैं या फिर वो कुछ लिमिट दे देते हैं कि आप इतने लोगों तक के भी भेज सकते हो, हमारा लिंक्डइन जो है कम्प्लीटली फ्री है एंड कोई भी उसका यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, उससे हम कमाते कुछ नहीं है, वो बेसिकली हमने अपने यूज़ के लिए एंड ऑडियंस को थोड़ा सा मिल सके कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई टूल यूज़ कर पाए, तो उसके लिए हमने बना दिया वो। ओके, ओके। अभी आपके इंस्टाग्राम का करीब 72K के आसपास फॉलोअर्स है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स? मतलब आपने इंस्टाग्राम कब स्टार्ट किया था? इंस्टाग्राम मैंने बेसिकली जो रेगुलर बेसिस पे मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया मैंने अभी आप देखो कोरोना से 3 मंथ पहले, जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था उससे 3 मंथ पहले मैंने रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया था। एंड वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया तो एक जो प्रॉब्लम आती है ना, वो बेसिकली बहुत सारे क्रिएटर्स को वो सेम चीज़ होती है, बहुत क्रिएटर्स के साथ वो होता है। वो क्या होता है कि वो काम तो करते हैं लेकिन वो कम्युनिटी पे काम नहीं करते। मैंने भी स्टार्टिंग में क्या किया, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया था मैंने, लेकिन मैं ऑडियंस के साथ किसी के साथ कनेक्ट नहीं होता था। ऑडियंस कह लो या अदर जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं होता था। मेरा ये मानना था कि यार कंटेंट डालूंगा, हैशटैग डालूंगा, ग्रो हो जाऊंगा, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब मुझे ये प्रॉब्लम समझ आई तो मैं अलग अलग क्रिएटर्स को रीच आउट किया, मैंने उनसे समझाया कि क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरी कम्युनिटी बढ़ी हुई, चाहे मैं अनुज को ले लो या फिर अभिषेक को ले लो, उसके बाद आशु को ले लो, किसी को भी ले लो, इन सब के साथ कनेक्ट करना मैंने स्टार्ट किया। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ कंटेंट डालने से ग्रोथ नहीं होती। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे इस टाइम पे भी करंटली आप देखोगे तो ऑडियंस क्रिएटर्स क्या करते हैं, कंटेंट डालते हैं, वेट करते हैं वो कंटेंट वायरल जाएगा, चाहे वो रील्स हो या फिर स्टैटिक पोस्ट हो। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, आपको कम्युनिटी पे फोकस करना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया, जीरो कम्युनिटी थी, कोई नहीं था, तो मैंने स्टार्ट किया लोगों को फॉलो करना, लोगों को रीच आउट करना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं लोगों से समझा भी एंड उन्होंने मेरे कंटेंट को देखा, फीडबैक भी दिया। बेसिकली ग्रोथ करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फीडबैक। आप अपने जब तक अपने कंटेंट को इम्प्रूव नहीं करते हो, आप उसको लोगों और ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाओगे। अगर आपके पास 500 लोग हैं कंटेंट देख रहे हैं लेकिन 500 लोगों से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है, तो आप उस कंटेंट को और इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके कंटेंट के ऊपर फीडबैक दे सके एंड आप उसको और इम्प्रूव कर पाओ। उसके लिए कम्युनिटी मैटर करती है। अगर कम्युनिटी आपकी अच्छी है देन वो आपको फीडबैक देंगे एंड देन आप उसको इम्प्रूव करोगे। तो बेसिक सा फंडा यह है कि कम्युनिटी बनाओ, जितना ज़्यादा क्रिएटर्स को रीच आउट कर सकते हो रीच आउट करो, उनसे अपनी गलतियों को समझो, उनके साथ कोलैब करो, उनके साथ बातें करो, तो वो आपको बता पाएंगे एक्चुअल में कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। मैंने ये जो गलती करी, मैं ये इसी को हमेशा एक टिप मानता हूँ कि यार कम्युनिटी पे फोकस करो। कंटेंट तो यार हर कोई बना लेता है, बनाओ या ना बनाओ, आप कहीं से कॉपी पेस्ट मारो, कुछ भी करो, कंटेंट तो आपके पास आ जाएगा एंड कंटेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे रील्स बनानी हो या फिर स्टैटिक हो। बट एक कम्युनिटी बनाने में आपको टाइम लगता है, तो हमेशा कम्युनिटी पर फोकस करना चाहिए हमें कि जितनी बड़ी कम्युनिटी हम बना पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ग्रो कर पाएंगे एंड फीडबैक भी ले पाएंगे अपने कंटेंट का। विदाउट फीडबैक कोई ग्रो नहीं कर सकता है, या विदाउट कोलैब आप कह लो कि कोई ग्रो नहीं कर सकता। करंटली जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या था कि चलो उस टाइम पे आपका इंस्टाग्राम जो है थोड़ा सपोर्ट भी करता था और क्रिएटर्स भी कम थे,
अगर आप नीश टू नीश देखोगे तो। बट इस टाइम पे आप देखो, जब से रील्स आए आपको ग्रो करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, बिकॉज इंस्टाग्राम चाहता है कि आप रील्स क्रिएट करो, बट रील्स क्रिएट करने में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है इस टाइम पे भी। लोग सोचते हैं कि यार रील्स पे नाच गाने से अच्छा है कि यार मैं एक स्टैटिक पोस्ट बना लूँ। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आप कम्युनिटी किस तरीके से बना रहे हो, क्या कम्युनिटी आपको फीडबैक दे रही है, एंड दे रही है तो आप उसको किस तरीके से ले रहे हो। तो फीडबैक और एक कम्युनिटी, ये बेसिक जो फंडा रहता है वो मैं हर पर्सन को बताता हूँ कि अगर आपको ग्रो करना है तो कम्युनिटी एंड फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कोलैब करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, कोलैब इस टाइम पे अभी देखोगे ना, अभी मैं करंटली कितने लोगों से कोलैब करता हूँ। जैसे अभी हमने दिल्ली में मीटअप किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आए एंड उनके साथ हमने कोलैब किया, वीडियो शूट करे, स्टोरीज लगाए। तो वहाँ पे वो तो बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि कोलैब करोगे दूसरे लोग भी आपको जानेंगे, आपका जो ये कह सकते हो कि अवेयरनेस फैलेगी कि हाँ इस नाम का भी कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है, इस नाम के कोई पर्सन है वो इस तरीके का कंटेंट बनाता है। तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। विदाउट कोलैब आप अकेले अकेले कंटेंट बनाए जा रहे हो, एंड अगर कंटेंट बना रहे हो कोई देख नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर वही कोलैब करके 10 लोग भी ज़्यादा देख रहे हैं तो अच्छा है मेरे लिए। कोलैब करना बहुत ज़रूरी है। तो कोलैब से आपको जो है एक अवेयरनेस मिलती है ऑडियंस तक पहुंचने का, ऑडियंस तक जाने का। और कोलैब ये नहीं कर रहा कि मैं आज से शुरू हुआ है। जब इंस्टाग्राम पे कोलैब का फीचर नहीं था, जब आप देखोगे कि इंस्टाग्राम पे आप रील्स वाला फीचर नहीं था, उस टाइम पे भी हम कोलैब करते थे। एंड वो कोलैब होता था इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू, कि हम लाइव में आ रहे हैं, कुछ ऑडियंस जिनके साथ लाइव है उनके आ रहे हैं, मतलब कुछ एक audience दूसरे के हमारे हैं, साथ तो लाइव दोनों आकर। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो वो एक तरीका था कोलैब करने का। इस टाइम पे इंस्टाग्राम में कोलैब का फीचर दिया तो आप कंटेंट के अंदर भी कोलैब कर सकते हो, बट उस टाइम पे ऐसा कोई फीचर नहीं था, तो आप लाइव में कोलैब करते थे। तो ये तरीका था। ओके। आप इंस्टाग्राम पर जो कंटेंट डालते हो वो कंटेंट कहाँ से क्रिएट करते हो? देखो, दो चीज़ें हैं इंस्टाग्राम पे अगर कंटेंट डालना है। जैसे मैं कहाँ से क्रिएट करता हूँ, तो एक है एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे समझ आता है, जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं एंड इसके ऊपर कंटेंट बनाया जा सकता है। तो वो एक तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दूसरा होता है ब्लॉग पोस्ट। जितना ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट रीड करोगे आपको वहाँ से इतना आइडियाज़ मिलते रहेंगे, एंड उन ब्लॉग से जो है आप कंटेंट निकाल सकते हो, उसको अपने तरीके से जो है अपनी ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि लोग कहते हैं ब्लॉग पोस्ट से कंटेंट ला रहे हो तो वो तो कॉपी कंटेंट हो गया, बट ऐसा नहीं है। देखो, जो आपकी ऑडियंस है ना, वो आपकी लैंग्वेज समझती है, आपके कंटेंट के अंदर वो आप जो एक इमोशन डालते हो वो समझती है, तो वो आपको देना पड़ेगा। देखो, अगर कोई ये कहता है कि 10 हैशटैग यूज़ करने चाहिए, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम का सीईओ जो है वो भी कहते हैं कि 10 या 5 से 8 हैशटैग यूज़ करो, तो ये एक फंडामेंटल है। अगर मैं भी ये कंटेंट डाल रहा हूँ, एक ब्लॉग पोस्ट वाला पर्सन भी ये कंटेंट डाल रहा है, या फिर अदर कोई क्रिएटर भी सेम कंटेंट डाल रहा है, तो ये कॉपी कंटेंट नहीं हुआ, ठीक है। आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बेसिकली जो है डिपेंड करता है कि जो कंटेंट आपने शेयर किया उसके अंदर जो एक इमोशनल टच था, जो आप अपनी ऑडियंस को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग आपने वो दिया है, तो उस तरीके से आप कंटेंट डालो। तो वो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग से रीड करता हूँ। ब्लॉग से रीड किया, वहाँ से मैंने पॉइंट्स लेके हाँ ये इस पॉइंट के ऊपर बात की जा सकती है, उन पॉइंट्स को मैंने अपने लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया कि हाँ मैं इस तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी ऑडियंस को इस तरीके से कंटेंट पसंद आता है, तो मैं उसको उस तरीके से उनके सामने रखता हूँ। तो ये दूसरा तरीका है बेसिकली कंटेंट डालने का। एक है आपका एक्सपीरियंस, एक है कि आप जितना ज़्यादा रीड करोगे ब्लॉग्स वगैरह, वहाँ से होता है। एक ये भी होता है कि यार बुक से भी कंटेंट आ जाता है। अभी मैं करंटली बुक पढ़ रहा था ब्रांड स्टोरी टेलिंग वाली, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मेथड बता रखा है कि आप किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हो अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने जो आपके कैंपेन है उसके अंदर। तो वहाँ से भी मैं कंटेंट ला सकता हूँ। उसके अंदर एक SB7 करके मेथड है जो करंटली आपको ज़्यादा क्लाइंट्स क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो वो बेसिकली मैं बुक से रीड कर रहा हूँ, उस बुक का यूज़ करूँगा एंड वहाँ से कंटेंट बनाऊँगा। तो रीड करके जो कंटेंट है वो आ जाता है। एक आपका एक्सपीरियंस है जो आपने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वेशन है जो नॉलेज है वो गेन कर रहे हो, उसके बेसिस पे बेसिकली मैं कंटेंट बनाता हूँ। कोई भी इसी तरीके से, मैक्सिमम क्रिएटर इसी बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच करने के लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट है, पोस्ट, रील या फिर स्टोरी? देखो, इस टाइम पे अगर रीच सिर्फ आपको मैटर करता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाऊं, तो वो ठीक है, तो वो आप रील्स के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको मैटर करता है कि मुझे एंगेजमेंट भी चाहिए एंड मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऑडियंस है या जो मुझे ऑडियंस देख रही है उसके माइंड में एक ऐसा पर्सपेक्टिव बने कि हाँ ये जो पर्सन है ये बहुत सही काम करता है, इनका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होता है, तो आप कैराउजल्स के ऊपर जा सकते हो। मेरा मानना यह है कि अगर आपको ऑथेंटिक फॉलोअर्स चाहिए, जो ऐसे फॉलोअर्स जो आप अगर कुछ टाइम बाद अपना प्रोडक्ट भी लाते हो वो बाई भी करें, तो वो आपको कैराउजल्स क्रिएट करने चाहिए।
अवेयरनेस के लिए, रीच के लिए आप रील्स पे जा सकते हो। एंड बेसिकली स्टोरी जो होती है वो होती है आपकी जो करंट ऑडियंस है ना, उनके साथ एंगेज करो, बिकॉज स्टोरी नए लोगों को बहुत कम दिखती है। आप कह सकते हो 1%, अगर 1% भी बहुत ज़्यादा है कि वो लोग देखें आपकी स्टोरी जो उन्होंने आपको फॉलो नहीं किया हुआ है या फिर जो आपको जानते नहीं है, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके। तो रील्स अवेयरनेस के लिए है, एंड आपका जो कैराउजल्स है आपको ऑथेंटिक ऑडियंस लाने के लिए है, एंड जो स्टोरी है वो आपकी जो करंट आपकी जो ऑडियंस है उसके साथ अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपको मतलब इस तरीके के कंटेंट आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके। और दिन में कितनी पोस्ट डालनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम? देखो, अगर मैक्सिमम कितनी डालनी चाहिए अगर मैं बात करूँ ना, तो आप ये कह सकते हो कि आप पहले क्या होता था कि पहले आप देखो, पहले आप एक कैराउजल दिन में डालते थे, चलता था, अच्छा सही चलता था। बट रील्स की वजह से क्या है कि रील्स बहुत शॉर्ट है, आप 15 सेकंड 30 सेकंड की रील डालते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग दिन में ना कम से कम 2 रील आप शेयर कर सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ एक कैराउजल डाल लो या फिर सिंगल पोस्ट डाल दो, ये डाल दो। एंड उसके साथ साथ जो है आप ये कर सकते हो कि आप थोड़े बहुत स्टोरीज के अंदर एंगेज करो। हर 2-3 घंटे में एक स्टोरी अपना अपलोड किया, ऑडियंस से इंटरेक्शन के लिए, ऑडियंस को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कुछ नोटिफिकेशन देने के लिए। तो आप स्टोरीज के अंदर हर 2-3 घंटे में स्टोरेज को अपने अपडेट करते रहो। एंड जो सिर्फ कुछ क्रिएटर हैं जो सिर्फ रील्स डालते हैं, उसके अलावा और कोई कंटेंट नहीं डालते, तो वो बेसिकली दिन में 3 से 4 रील्स डालें, क्योंकि मतलब शॉर्ट टाइम का कंटेंट है, तो वहाँ पर आप जितना ज़्यादा ऑडियंस को दिखोगे उतनी अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी। एंड बेसिकली कैराउजल से अगर डालते हो तो सिर्फ एक कैराउजल पर डे का बहुत है, उसके अलावा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्फोग्राफिक्स है तो वो 2 से 3 इन्फोग्राफिक्स आप रेगुलर बेसिस पे शेयर कर सकते हो। तो ओवरऑल आप मान के चलोगे ना, तो आप पर डे के अंदर मैक्स टू मैक्स 3 to 4 कंटेंट डालो। अगर आप मिक्स डालते हो तो एक रील्स डाल दी, एक कैराउजल डाल दिया, एक इन्फोग्राफिक डाल दिया। अभी रिसेंटली बीच में मैंने ये स्टार्ट किया था कि जहाँ पर मैं तीनों टाइप के कंटेंट एक ही डे डाला था, जहाँ पे एक रील्स, एक कैराउजल और एक इन्फोग्राफिक। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज जो रील्स है आपको अवेयरनेस देती है, जो कैराउजल है आपको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कराएगी, एंड जो सिंगल पोस्ट है वो आपको रीच दे सकते हो। हैशटैग वगैरह पे अच्छा चलता है सिंगल पोस्ट, तो वहाँ से आप हैशटैग से भी थोड़ी बहुत ऑडियंस को जो है ला सकते हो। तो इतने पोस्ट बहुत होते हैं। ओके। कई बार क्या हो जाता है, जो कोई नए इंस्टाग्राम यूज़र है वो बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते लेकिन उनको रीच नहीं मिलती या फिर इंगेजमेंट नहीं मिलती, इसका रीज़न? देखो, जो नए क्रिएटर्स हैं वो अगर बहुत सारा कंटेंट डालेंगे ना, और उसके पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, तो क्या होता है ना कि जो आपकी ऑडियंस है कई बार वो इरिटेट हो जाती है। क्योंकि देखो, उनका ये है कि वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपका कंटेंट देखने थोड़ी आए हैं, वो तो आए हैं कि यार उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स देखने को मिले। अगर आप एक ही दिन में बहुत सारे कंटेंट डाल दो, वो इरिटेट हो जाएंगे। अब वो इरिटेट होंगे तो या तो वो अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे आपको, या फिर वो जो आपका जो पोस्ट है वो नॉट इंटरेस्टेड में कर देंगे कि नहीं मुझे देखना ही नहीं है, या फिर वो आप अनफॉलो कर देंगे या फिर नॉट इंटरेस्टेड कर देंगे। कई बार क्या होता है वो हाइड करना भी स्टार्ट कर देते हैं कंटेंट को। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट डालते हैं आपके प्रोफाइल पे। एक साथ कभी भी बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं डालना चाहिए। जो न्यू है, जो बिगिनर है, वो जिसने जस्ट स्टार्ट किया है, उसको ये करना चाहिए कि यार वो स्लोली अपने कंटेंट को पुश करे, अपना जो एक बिल्डअप है वो तैयार करे कि हाँ अब मेरी ऑडियंस को आदत पड़ रही है मेरे कंटेंट को देखने की। स्टार्टिंग से ही अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड अगर आप स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट देना चाहते हो, बाई चांस मान लो कोई है जो लगता है कि नहीं मैं दे सकता हूँ, तो वो दे सकता है। बट टॉपिक वो चूज़ करो जो लॉन्ग टर्म में आप चलने वाला है। अगर आप ये बोलते हो कि 30 हैशटैग यूज़ करने चाहिए, 30 हैशटैग आज से 6 महीने पहले चलते थे, अब नहीं चलेंगे, तो ये लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक यूज करते हो जहाँ पे आप मान लो एक एग्जांपल के लिए आप ये बताते हो कि स्टोरी टेलिंग कैसे किया जा सकता है, तो स्टोरी टेलिंग क्या है, ये हमेशा चलेगा। तो इस तरीके के कंटेंट आपको लॉन्ग टर्म में भी रीच ला के दे सकते हैं। एंड अगर आप इस तरीके कंटेंट शेयर करते हो, ज़्यादा भी शेयर करते हो, तो ऑडियंस को क्या है कि कम भी रीच आ रही है, लेकिन वो बाद में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है। यूट्यूब पे क्या होता है कि जो लोग ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जहाँ पे वो बहुत टाइम तक चलने वाला है, तो वो कंटेंट पे इनिशियली आपके व्यूज़ ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बाद में जाके वो व्यूज़ अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। बिकॉज वो धीरे धीरे रैंक करना स्टार्ट करता है, ऑडियंस को देखना स्टार्ट करती है, पसंद करती है ऑडियंस, तो वो स्लोली जाता है। जैसे मैंने एक कंटेंट बनाया था यूट्यूब के ऊपर अपना कि आप कैराउजल्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हो
कैनवा और फोटोशॉप का यूज करके। तो वो कंटेंट मेरा इनिशियली अच्छा नहीं चला था, बट करंटली आप देखोगे वो कंटेंट अच्छा चल रहा है, बिकॉज क्राउजर्स बनाना हर कोई सीखना चाहता है, बहुत टाइम तक चलेगा, बहुत टाइम तक लोग सीखना चाहेंगे इसको। तो कंटेंट अगर आप ऐसा शेयर करते हो जो लॉन्ग टर्म में चल रहा है, तो इनिशियली कुछ रीच कम भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कंटेंट ऐसा शेयर करते हो जो वन शॉट वाला कि हाँ 1-2 हफ्ते चलेगा, उसके बाद वो कंटेंट बेकार है, एंड उस तरीके का कंटेंट आप बहुत ज़्यादा शेयर कर दोगे, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बेसिकली ये चीज़ होती है जो एजुकेशनल फील्ड के अंदर है, जो इंफोटेनमेंट के अंदर, जो एंटरटेनमेंट वाले उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक दिन के अंदर 5-5, 10-10 रील भी शेयर करेंगे तो उनको चलेगा। बट जो एजुकेशनल वाले हैं उनको लिमिटेड करना चाहिए, वो करना चाहिए जो लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर सकें, लॉन्ग रन में उनको रिजल्ट ला के दे सके। ओके, अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करने के बाद उसे मोनेटाइज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? देखो, अगर आप एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करते हो तो मोनेटाइजेशन अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊँ तो एक होता है कि आपने जस्ट 1000 फॉलोअर्स रीच किया, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी ई बुक वगैरह सेल कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये की, क्योंकि अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। तो एक वो ई बुक सेलिंग का एक मोनेटाइजेशन का तरीका है। उसके अलावा जो मोनेटाइजेशन है वो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं लोग, ठीक है। अगर मैं एक कैटेगराइज करूँ तो एक सर्विसेज के बेस पे, अगर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज के अंदर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट डिजाइनिंग दे सकते हो। उसके अलावा फेसबुक ऐड, गूगल ऐड्स, ये सर्विसेज सेल कर सकते हो। अगर आप बात करो कोचिंग के अंदर तो आप वहाँ पे लोगों को सिखा सकते हो। आप क्या क्या कैसे कैसे सिखाओगे, आपको या तो आप अपने वर्कशॉप सेल करोगे, ठीक है, या फिर अपनी ई बुक सेल करोगे, अपने कोर्सेज सेल करोगे, तो ये दूसरा तरीका है। एक तरीका है कि आप एफिलिएट करो, दूसरों का प्रोडक्ट लो, उसको सेल करो, तो ये एक तरीका है। एंड उसके अलावा एक तरीका है ब्रांड कोलैब करो। अगर आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशन का बेसिकली ये है कि वो आपके पास अच्छे फॉलोअर्स है, आपके पास ऑडियंस है, देन आपको ब्रांड कोलैब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो एक तरीका है। आजकल ब्रांड कोलैब के अंदर ये भी चल रहा है कि जो शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल के लिए मौज हो गया, MX टकाटक हो गया, टिक्की हो गया, तो यहाँ पे होता है कि आपके पास अगर फॉलोअर्स हैं 5000, 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं ना, वहाँ पे आप कंटेंट डालते हो तो उसका वो पे करते हैं। तो उस तरीके से भी जो है आप अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं मेनली जो रेकमेंड करता हूँ कि जिसके थ्रू आपको अर्न करना चाहिए वो है कि आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी एक सर्विस निकालो जिसके अंदर आप अच्छे हो, एक सर्विस सिर्फ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सर्विस निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ एक सर्विस से, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता था, उसके अलावा और कोई सर्विस देता ही नहीं था। तो क्या होता है कि ऑडियंस को, जो आपके क्लाइंट, उनको ट्रस्ट भी रहेगा, क्योंकि सिर्फ आप एक सर्विस देते हो तो क्लाइंट को भी समझ आता है कि अगर ये एक सर्विस दे रहा है तो ये जल्दीबाजी नहीं करेगा चीज़ों में, ये नॉर्मली आराम से काम करेगा एंड मुझे आराम से रिजल्ट ला के देगा। तो वो एक सर्विस आप बनाओ। उसके अलावा साथ साथ आप जो है कभी कभी बीच में मंथ के अंदर 2 वर्कशॉप रख लिए, पेड वर्कशॉप रख दिए, कभी कभी ई बुक आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया ताकि आप उन जिन लोगों ने ई बुक डाउनलोड किया उनको आप अपने पेड वर्कशॉप में बुला पाओ। तो वो चीज़ें करके मेनली जो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें करनी चाहिए। ब्रांड कोलैब, एफिलिएट, ये तो तब आप स्टार्ट करोगे जब आपके पास ठीक है कि हाँ ऑडियंस है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर दिया, ऑडियंस ने वहाँ से वो बाई कर लिया, तो वहाँ से आपको उसका पैसा मिल गया। या ब्रांड कोलैब के अंदर आपके पास ऑडियंस हो गया, आपके पास एंगेजमेंट है, ब्रांड कोलैब मिल गया, आपको वहाँ से पैसे मिल गए। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप मोनेटाइज कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को, अपने इंस्टाग्राम को। एंड बेसिक जो मैं कहता हूँ कि यार सर्विसेज से सेल करो, स्टार्टिंग से सर्विसेज के ऊपर फोकस करो, बिकॉज सर्विसेज कभी धोखा नहीं देंगे। ब्रांड कोलैब तो यार क्या है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है। बट अगर आप किसी एक क्लाइंट को अच्छी सर्विस देते हो तो आपके पास काफ़ी टाइम तक रहेगा एंड अच्छा खासा अमाउंट भी पे करेगा। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प करेगी। हाँ, और एक ब्रांड कोलैब के लिए मिनिमम कितने फॉलोअर्स की ज़रूरत है ताकि वो हमें रीच करे या फिर हम उनको? देखो, ब्रांड कोलैब के लिए ना ऐसा कोई नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा मैटर नहीं करते। देखो, अगर आपके पास 10,000 भी ऑडियंस है, 10,000 मतलब ऑथेंटिक ऑडियंस चाहिए बेसिकली ब्रांड को ये नहीं चाहिए कि उनको 1 लाख आप ऑडियंस दिखाओ और उसके अंदर से एक्टिव सिर्फ 4,000 या 5,000 है। आप उनको ऑथेंटिक चाहिए। ऑथेंटिक के लिए आप अगर वो 10K है, वो आपको कई बार जो है 10K पे भी रीच आउट करते हैं। कई बार आप जो क्या करते हो, एक ग्रुप में काम करते हो। जैसे आपने बोला कि मेरे 10K है, आपने बोला कि यार मेरे पास ना 4 ऐसे और क्रिएटर है जिनके 10K ऑडियंस है, तो आपके पास कितने हो गए? टोटल 50K की ऑडियंस है। किसी भी ब्रांड को पिच करोगे कि मेरे पास 50K की ऑडियंस है, अगर आपको कोई ऐसा प्रमोशन चाहिए तो वो आप कर सकते हो। एंड देखो, ये यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है ना, वो होगा आपके कि कितनी ऑडियंस है आपके पास एंड कितनी एक्टिव ऑडियंस है। आप ग्रुप में काम करोगे, ब्रांड कोलैब इजीली मिलेगा। 10K के ऊपर अगर आप एक सोलो चाहते हो कि मुझे ब्रांड कोलैब मिले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
बट ग्रुप, मैं हमेशा कहता हूँ ग्रुप में काम करो और लोगों के साथ कनेक्टेड रहो, अदर क्रिएटर्स के साथ कनेक्टेड रहो, अदर क्रिएटर्स के साथ बात करते रहो कि उनके पास कुछ आ रहा है तो वो आपको दे दे, आपके पास कुछ आ रहा है तो आप उनको दे दो। तो इस तरीके से बेसिकली जो है काम होता है। आप सिर्फ 10K पे डिपेंड नहीं रहोगे कि हाँ मेरे पास 10K है तो मेरे को ब्रांड कोलैब आ जाएगा। आपको कई बार रीच आउट भी करना पड़ता है। अब रीच आउट का भी ये क्वेश्चन आता है कि रीच आउट कैसे करें, ब्रांड को ढूंढे कहाँ पे। तो बेसिकली पता है क्या होता है, आप ऐसे क्रिएटर को देखो जो ब्रांड कोलैब कर रहा है। अब जैसे कोई है आपके जान में कि हाँ यार ये इसके 40 के ऑडियंस है एंड ये इसने अभी एक ब्रांड कोलैब किया, तो आप उस ब्रांड को रीच आउट कर सकते हो। वो ब्रांड आपको जो है एक बार को दे सकता है क्योंकि आप उसको रीच आउट कर रहे हो, ठीक है, एंड आपके पास ऑडियंस भी है। उसने अभी करंटली जो है प्रमोट भी करवाया किसी और से, हालांकि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा थे बट स्टिल आप उसको रीच आउट करोगे तो हो जाएगा। अभी करंटली मैंने ऐसा किया था कि आप एक ब्राइब करके एक प्लेटफॉर्म था जिसके साथ आई थिंक खुशी ने काम किया हुआ था, तो खुशी ने उसके ब्रांड को प्रमोट किया था। तो मैंने बेसिकली उसको रीच आउट किया कि आपने अभी करंटली उनके साथ काम किया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं अभी आपके के लिए जो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट या ब्रांड कोलैब हम कर सकते हैं, इतना चार्जेस होंगे। तो डेफिनेटली वो रेडी हो गए। तो इस तरीके से जो कंपनी जो उसको फाइंड करो, इस तरीके से ब्रांड्स को फाइंड करो तो ईजी हो जाता है। रैंडमली किसी नए ब्रांड के पास जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट या अगर वो प्रमोट करवा रहा है किसी और क्रिएटर से तो आपके साथ में काम कर सकता है। तो सिर्फ आपको रीच आउट करने की जरूरत है। तो इस तरीके से क्रिएटर्स पे नज़र बनाए रखो एंड जब आप नज़र बना के रखो कि हाँ ये कर रहा, तो उस ब्रांड को आप मैसेज करते रहो। डेफिनेटली एक ब्रांड से नहीं मिलता है, आप 10 को रीच आउट करोगे तो शायद उसके अंदर से 1-2 एग्री होंगे प्रमोशन के लिए, बट या रीच आउट तो करना पड़ेगा तभी आपको वो काम दे पाएंगे। ओके। और रीच आउट करने के बाद हम उनसे प्राइसिंग किस तरह से करें? देखो रीच आउट करने के बाद ये होता है कि एक तो होता है ब्रांड का जो अब जब भी कैंपेन कोई रन होता है ना, तो उसे एक होता है ब्रीफ, ब्रांड ब्रीफ होता है कि ये चीज़ें करनी है मुझे और यहाँ पे चीज़ें चाहिए। जैसे कि एक होता है कि आप स्टोरीज भी लगाओगे, आप अपने बायो के अंदर लिंक भी मेंशन करोगे, आप स्टोरी हाईलाइट्स के अंदर भी उसको रखोगे एंड आप जो है कंटेंट भी उसका शेयर करोगे। तो इस ब्रीफ के बेसिस पे आप चार्ज करते हो एंड जो चार्जिंग है वो इनिशियली कम होती है हमारी हर किसी की। अगर मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मेरे आई थिंक 12,000 के आसपास से, तो मैंने फर्स्ट ब्रांड कोलैब किया था एक कंपनी के साथ, शायद पिक्सल करके कोई नाम था उनका। तो वहाँ पे मुझे बहुत कम पैसा मिला था बिकॉज इनिशियली आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा चार्ज कर लें, तो कम पैसा वहाँ पे मिलता है। बट जैसे जैसे आप इंडस्ट्री के अंदर समझते जाते हो वहाँ से आपको जो है और ज़्यादा चार्ज मिलना स्टार्ट होता है। तो पैसे आप डिसाइड करो ब्रांड के ब्रीफ के ऊपर कि अगर उसको हर जगह चाहिए तो आप एक अपना फिक्स अमाउंट बनाओ कि हम मैं इतना ही चार्ज करूँगा। डिपेंड करता है हर क्रिएटर के ऊपर। मैं करंटली एक स्टोरी का 40,000 भी चार्ज करता हूँ, वहीं पे अगर कोई एक कंटेंट डालता है तो 60,000 भी चार्ज करता हूँ। तो उसके बेसिस पे आप अपने खुद को एनालाइज करो कि हाँ यार मेरी ऑडियंस अच्छी है उसको, बिकॉज ब्रांड को देखो रिजल्ट्स चाहिए। ब्रांड्स को ये नहीं चाहिए कि आपने सिर्फ डाल दिया एंड बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कुछ दिखा या नहीं दिखा। कई बार ब्रांड्स आपसे रिपोर्ट भी मांगेंगे, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि आपके पास कितनी ऑडियंस है, कितनी एक्टिव है एंड में कितना जो है कॉन्फिडेंस हो कि कितना रिजल्ट्स में लाके दे सकता हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप रिजल्ट्स नहीं दिखाओगे उनको तो एक बार वो काम करेंगे, उसके बाद वो काम नहीं करेंगे। ओके। तो आपको रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। रिजल्ट्स दिखाओगे, आप ऑथेंटिक रहोगे खुद से कि हाँ यार अगर मेरी इतनी ऑडियंस है ना तो इतना ही चार्ज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा चार्ज करने की जरूरत भी नहीं यार। अगर हफ्ते में आप एक ब्रांड कोलैब भी करते हो, एग्जांपल एक ब्रांड कोलैब के आप कितने चार्ज करोगे? अगर आप मान लो 4,000 5,000 भी चार्ज कर लेते हो, मंथ में आप 4 ब्रांड कोलैब भी करते हो तो यार 20,000 रुपये हो जाते हैं। तो ठीक है यार 20,000, अगर मेरे को 10,000 फॉलोअर्स हर महीने मुझे 20,000 मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ मैं अपनी सर्विसेज तो सेल कर ही रहा हूँ। इनिशियली स्टार्ट करते हैं जब, तो कम पैसे में काम करना चाहिए एंड एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि किस तरीके से वो हमें सपोर्ट करता है एंड किस तरीके से बेसिकली हम अपने आप को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जब अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे कभी, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको चीज़ें समझ आएंगी कि जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है, वो भी इतना चार्ज नहीं करता जितना 1 लाख सब्सक्राइबर वाला कर लेता है। मैटर क्या है कि जो 2 लाख वाला है, जो 1 लाख वाला है, उन्होंने अपने आप को अच्छे तरीके से समझा है एंड अपने जो उनकी जो ऑडियंस है उनके साथ उनका कनेक्शन अच्छा है। 1 लाख वाले का अगर कनेक्शन अच्छा है, 2 लाख वाले का अगर कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो ब्रांड 1 लाख वाले के साथ जाएगी या 1 लाख वाले को अच्छा अमाउंट पे करेगी रादर देन कि वो 2 लाख वाले को पे करे। क्योंकि ब्रांड को यार रिजल्ट चाहिए। ब्रांड को चाहिए कि हाँ अगर मैं 1 लाख वाले के साथ काम करता हूँ, उसकी ऑडियंस अच्छी है तो वो मेरे को 80,000 दे सकता है, 80,000 की ऑडियंस तक मेरे ब्रांड को जो है पहुंचा सकता है, 80,000 लोग देख सकते हैं। बट वही 2 लाख वाले, उससे कनेक्शन ही अच्छा नहीं है, वो मतलब अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगा? हाँ मतलब वही बात हो गई 50-60 के पास। हाँ वही बात हो गई, वो अगर हमें पैसे दे रहे तो उनको भी कुछ रिजल्ट चाहिए ना।
बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट नहीं देखो तो यार किसी ब्रांड के साथ एक ही बार काम कर पाओगे, उसके बाद वो आपके साथ काम ही नहीं करना चाहेंगे। ओके विकास भाई, अब बात करते हैं एक मेन क्वेश्चन की। अगर आप मोटा मोटी एक मोटिवेशन के लिए बताना चाहो कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू मंथली कितना अर्न करते हो? देखो इंस्टाग्राम के थ्रू मंथली में आपको बताऊँ ना, तो आप 5 फिगर लेके चल सकते हो। 5 फिगर मीन्स के 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ इंस्टाग्राम से। एंड इसके अलावा और मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम से कह रहा हूँ कि सिर्फ इंस्टाग्राम से? 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ इंस्टाग्राम से, जहाँ पे सिर्फ क्या करते हो आप, सिर्फ ब्रांड प्रमोशन करते हो। सिर्फ ब्रांड प्रमोशन से इतना आप कमा सकते हो एंड बहुत ईजिली कमा सकते हो, बस ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए। सर्विसेज का अपना अलग है। सर्विसेज के लिए तो हम कभी कभी एक ब्रांड से 5 लाख भी चार्ज करते हैं, कभी कभी एक ब्रांड से हम 2 लाख भी चार्ज करते हैं। तो मेनली डिपेंड सर्विसेज पे आप और अलग वे से चार्ज करते हो। बट अगर आप पूछते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम से आप नॉर्मली अगर, और मैं ज़्यादा ब्रांड कोलैब करता भी नहीं हूँ, तो 1-2 ब्रांड कोलैब अगर मैं मंथ में कर लेता हूँ तो 1 से 1.5 लाख रुपये आराम से हो जाते हैं वहाँ से। और विकास भाई, अब जाते जाते मैं आपसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल। ऐसी कोई 3 बातें बताइए, मतलब आपने एक्सपीरियंस है कि जो आपने 3 गलतियाँ आपकी जो कि आपको करनी नहीं चाहिए थी। देखो एक जो मैं फर्स्ट गलती जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में बोला वो था कम्युनिटी। मैंने कम्युनिटी नहीं बनाई स्टार्टिंग के अंदर, ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ, मतलब जो अदर क्रिएटर्स है उनके साथ कनेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, Okay. मैं ये ईगो लेके चल रहा था कि यार मैं सिर्फ हैशटैग या फिर सिर्फ अच्छे कंटेंट से ग्रो कर जाऊंगा, तो ये बेसिकली होने वाला नहीं है। तो ये मेरी फर्स्ट गलती थी। दूसरी गलती आप देखोगे ना, तो इनिशियली मैं कभी भी ऐसे आके वीडियो के अंदर बात नहीं करता, चाहे वो लाइव सेशन इंस्टाग्राम का। मैंने इंस्टाग्राम का लाइव सेशन ऑलमोस्ट 5000 से 3000 फॉलोअर्स होने के बाद स्टार्ट किया था। तो ये एक मेरी गलती थी। मेरे को इनिशियली स्टार्टिंग से ही लाइव सेशन करके चलना चाहिए था, ताकि मैं अपनी जो करंट ऑडियंस है उनके साथ और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। ये Okay. मेरी दूसरी गलती थी। बिकॉज क्या होता है ना, इनिशियली आप कैमरा सही होते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ये बेसिकली एक गलती है, आपको आना चाहिए ताकि आप और अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को कर पाओ। एंड जो तीसरी गलती मैं ये कहूँगा, वो कहूँगा थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स की। मैं बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस के साथ या कभी कभी क्लाइंट्स के साथ। तो वो एक गलती थी इनिशियली, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बेकार थी एंड इनिशियली बहुत बेकार थी। मैंने 2014 के अंदर जो है यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता था। तो वो एक गलती थी। तो ये 3 बेसिक गलती मैं बोलूँगा कि कम्युनिटी कह रहे हो, कम्युनिटी ना बनाना, वीडियोस कंटेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना। तीसरा है कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स का आप ये कह लो कि स्किल्स नहीं हो सकता है, आप हिंदी में कंटेंट बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हिंदी में भी ऐसा होना चाहिए कि आपको अच्छे तरीके से आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर लो। जो वर्ड सिलेक्शन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर हम वर्ड अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, डेफिनेटली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती है। तो ये 3 गलतियाँ थी बेसिकली, जो इनिशियली, क्योंकि मैंने जिनके ऊपर मैंने काम नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, जिनके ऊपर अब मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। अब मैं अलग अलग तरीके के कंटेंट भी बनाता हूँ, अलग अलग लोगों से कनेक्ट भी करता हूँ, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, ऑडियो कंटेंट हो, किसी भी तरीके का कंटेंट हो। एंड इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन करना, ताकि मैं वीडियोज़ के अंदर थोड़ा सा और सही से काम कर पाऊँ। बिकॉज फ्यूचर वीडियो है, अभी करंटली देखोगे तो इंडस्ट्री की डिमांड भी वीडियोज़ कंटेंट है। तो वो बेसिकली ये 3 गलतियाँ थे जो मैं अब एडवाइस करूँगा कि लोग ना करें। एंड अगर कर रहे हैं तो जितनी जल्दी इसको फिक्स कर पाए उतनी जल्दी कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है विकास भाई, वो है कि हमारे ऑडियंस को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ऐसी 3 चीज़ें बताइए, मतलब आपकी तरफ से कुछ एडवाइस। हाँ देखो, अगर एडवाइस मांगोगे कि ग्रो करना है इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी बेसिक एडवाइस मेरी रहती है 3 C's ऑफ इंस्टाग्राम, जो मैं बहुत टाइम पहले मैं मतलब हर वीडियोस के अंदर इसकी बात करता ही हूँ जब भी मैं कोई यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ। तो वो क्या होता है, एक होता है कम्युनिटी, कंसिस्टेंसी और कंटेंट। अगर आप इन तीनों पे काम करते हो तो डेफिनेटली ग्रोथ होती है। कम्युनिटी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी इसी वीडियो के अंदर बहुत बार बात कर चुका हूँ कि कम्युनिटी बनानी चाहिए। कंसिस्टेंसी का एक होता है कि यार लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, या फिर कंसिस्टेंट रहते हैं तो कई बार ठीक है 1 मंथ तक रेगुलर कंटेंट डाला, अगले मंथ गायब हो गए एंड देन फिर उसके बाद अगेन आ गए। तो इस तरीके से काम नहीं चलता। आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आप मंथ में 1 वीडियो डालते हो तो हर मंथ 1 वीडियो डालो ही डालो, उसी डेट उसी टाइम के ऊपर।
इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, तो इसके ऊपर काम करो। एंड एक होता है कंटेंट क्या है कि आपका एक प्रोसेस है, आप इसको डे टू डे इंप्रूव करते हो। ऐसा नहीं है कि कंटेंट आप आज बनाना शुरू करोगे ना आप कंटेंट अच्छा हो जाएगा, आप इसको रेगुलर बेसिस पे जो है इंप्रूव करते रहो, एक एक चीज़ को इंप्रूव करो। जब मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट की थी तो डिजाइनिंग मेरी बहुत बेकार थी, मैंने स्लोली उसको इंप्रूव किया, एक एक चीज़ को समझा, एलिमेंट्स के बारे में समझा, किस तरीके से टूल्स को यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली होता है। तो इन 3 पे काम करो, सिर्फ कंटेंट, कम्युनिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों अच्छे हैं आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। ओके, थैंक यू विकास भाई आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू बुलाने के लिए। एंड आई होप कि कुछ चीज़ें मैं अच्छी बता पाया हूँ एंड ऑडियंस को हेल्प मिलेगी इनसे। एंड बाकी चीज़ें तो यही है कि यार काम करते रहो एंड जैसे जैसे अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। तो सिर्फ काम करो एंड अपने कंटेंट एंड अपनी कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते रहो बस। ओके तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को भी विकास भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही और भी जानकारी पाना चाहते हो तो आप विकास भाई के चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आपका अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट में जो भी क्वेरीज हो वो आप पूछ लेना। अगर मैं हो पाया तो मैं पर्सनली क्वेश्चंस के जो है रिप्लाई दे पाऊँगा कि जो भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट में पूछ सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है, उन सारी क्वेरीज का आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। सो थैंक यू ब्रदर। और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन से ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। जय हिंद।